गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग सबसे पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है ना, तो थोड़ा यूपी जुडिशरी के बारे में आप लोग को नॉलेज हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक कोर्स केवल यूपीपीसीएससी के लिए, ठीक है ना। तो आपको एक ब्रॉड आइडिया जरूर होना चाहिए कि हम पीटी का क्रैश कोर्स करें। और सारे लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अनु, आपका माइक ऑन है? एक ऑप्शन होगा, उसको म्यूट कर लीजिए। संजीव जी, आपका भी ऑन है। जहां पर आपका माइक है, हाँ, उसको क्लिक करिए एक बार, तो आप म्यूट हो जाएंगे। अदरवाइज जो भी पीछे के आपके घर में हो रहा होगा ना, वो सारा क्लास में आएगा। तो आप ट्राई करो। हेलो। हाँ प्रशांत, अभी आप बोल रहे हैं? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। आपका नाम मेरे पास किसी और नाम से है क्या प्रशांत? नहीं मैम, प्रशांत कुमार के नाम से ही होगा। मैंने प्रशांत उसी नाम से फी भी सबमिट। जी अच्छा, प्रशांत कुमार से, ओके, मैं देखती हूँ। ठीक है, जी। चलिए, ओके, ठीक है। आप अभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। संजीव जी, आप भी माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, कुछ पूछना होगा तब। अभी हम लोग जनरल एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग यूपीपीसीएसजे की बात कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज की, ठीक है। यहाँ पर आपको ना 2 पेपर मिलेंगे। जब आप पीटी दोगे तो आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर एक आपका जनरल स्टडीज का होगा मॉर्निंग में, और उसके बाद आपका एक पेपर होगा एक शिफ्ट में, जो कि लॉ का होगा। आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। जीएस के पेपर में एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का ही होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपका लॉ का पेपर होगा, जहां पर 150 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप 300 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है। तो आपको खुद वेटेज पता चल रहा है, आपका फोकस किधर होना चाहिए। वो जहां पे मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी सर्टेनिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि आपने एलएलबी के दौरान अपने लॉ सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने लॉ सब्जेक्ट को पढ़ा है, और आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि लगभग 800 मार्क्स आपके मेंस में लॉ पेपर से ही होंगे, ठीक है। 200 मार्क का आपका लैंग्वेज का पेपर मेंस में होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब यूपी में क्या कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी है, तो आपको पेपर को बहुत ही सावधानी से करना है, ठीक। कुछ टाइम पहले तक दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को माना जाता था टफेस्ट जुडिशरी, हालांकि अभी भी मानते हैं, बट यूपी जुडिशियल सर्विसेज कहीं से कम नहीं, ठीक है। आप ये ना समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा एक कंसंट्रेशन चाहिए, 1-1.5 साल की कड़ी मेहनत चाहिए। आप अगर आज से प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट की है, जिनकी पहले से है, ठीक है, जिन्होंने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप आज से, आज की डेट से 1 साल का टाइम लेके आप लोग चलोगे। 1 साल से पहले अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो इस 3 मंथ 10 डेज के कोर्स में आप पीटी के लिए एकदम तैयार होगे। आप इस कोर्स को करके यूपी जुडिशरी का पीटी बहुत आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन कंप्लीट सिलेक्शन के लिए अगर आपने कभी भी कुछ भी नहीं किया है, तो 1 साल की आपको प्रिपरेशन चाहिए होती है, ठीक है। उस 1 साल की प्रिपरेशन में, अब प्रिपरेशन का तरीका क्या है, यहाँ पर आप मेरे साथ क्रैश कोर्स करोगे पीटी ओरिएंटेड, लेकिन आपकी ड्यूटी है सिलेक्शन के लिए। देखो, पीटी निकाल के किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। पीटी निकाल के कितना दिखाओगे, किसी को बोल दोगे हाँ निकल गया, खुद को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पीटी के लिए यहाँ पढ़ोगे, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी स्टडी जहां से भी की है, जो भी मटेरियल है, नहीं है तो आप पूछ सकते हो मैम इसके लिए मैं कौन सी बुक पढ़ लूं, तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से अपनी स्टडीज रखोगे, ठीक है। क्योंकि पीटी निकालने के बाद आपको मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो कि आप ये कोर्स कर क्यों रहे हो, मतलब आप जुडिशियल सर्विसेज में आना क्यों चाहते हो। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों के पेरेंट्स ने बोला है, मम्मी चाहती है बेटा जज बन जाए, पापा चाहते हैं जज बन जाए, या मेरा कोई फ्रेंड बन गया मैं जज बन गया। अगर आप किसी के कहने से या किसी को देखकर जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, अंदर से वो फील नहीं है, अंदर से वो पैशन नहीं है जुडिशरी के लिए, तो आपका डिस्ट्रैक्शन पक्का हो जाएगा। आप 6 महीने प्रिपरेशन करोगे, 7 महीने करोगे, उसके बाद या तो प्रैक्टिस में चले जाओगे, या आप बहुत सारी फील्ड है ना लॉ करके, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो आप लगे नहीं रहोगे। सो फर्स्ट, पहली थिंग, यू मस्ट हैव द पैशन
ओके, रिगार्डिंग द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आपके अंदर पैशन है, अब कैसे पता चलेगा मेरे अंदर वो वाला पैशन है या नहीं? जिनके अंदर नहीं है, आई थिंक उनके अंदर ये पैशन आ जाएगा। एक ग्रुप होगा, एक पढ़ोगे आप, डेली उस चीज को समझोगे तो वो डेवलप होता है कहीं ना कहीं। जिनके अंदर है, कैसे पता चलेगा मेरे अंदर वो पैशन है? अगर आप मॉर्निंग में उठते हो और उठने के बाद आपका पहला फोकस यही होता है कि जल्दी से चाय पी के मैं घड़ी देकर आऊं, ठीक है, कि मुझे पढ़ाई करना है। मैं खाना खा रहा हूँ, जल्दी से खा लूं, मुझे पढ़ाई करना है। मैं मार्केट गया हूँ, मैं जल्दी से होके आ जाऊं, मुझे पढ़ाई करना है। ये दिखाता है कि मेरे अंदर पैशन है। अदरवाइज अगर जबरदस्ती आप लोग करोगे तो आपको बस कोचिंग अटेंड करोगे, क्लास पढ़ोगे और उसके बाद कोई रिवीजन नहीं होगा, ठीक है? तो ये नहीं करना, आपको अपने अंदर एक पैशन बना के रखना है डेली की आपकी। अब आज से जो हो गया पीछे हो गया, आज से भी पूरा टाइम है, यूपी का नोटिफिकेशन अभी नहीं है। आज से आपका शेड्यूल होना चाहिए कि मिनिमम 8 आवर्स पढ़ना ही पड़ना है। जुडिशियल सर्विसेज या जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, मैक्सिमम कुछ नहीं होता है। मैक्सिमम आप खुद तय करते हो अपना दायरा, मैक्सिमम हम नहीं बता सकते, हाँ मिनिमम है। अगर आप 7 से 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप रेस में नहीं हो, ठीक है? फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। जो भी है आपका जिस भी रीजन से आपने जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, वो रीजन ध्यान में रखिए। अपनी टेबल के सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो आपके लिए है, मतलब जिससे आपके अंदर एक पढ़ने का जुनून आए, उसको लगा के रखिए, ठीक है? कुछ कभी कभी मोटिवेशनल सुनिए और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है? तो पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंडियन पीनल कोड। आप सभी के पास बियर एक्ट है? हाँ, सभी के पास बियर एक्ट है? यस मैम। ठीक है, तो वेरी गुड। मैं इंडियन पीनल कोड स्टार्ट करती हूँ हमेशा जनरल एक्सेप्शन से, ठीक है? क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो मेंस हो किसी भी स्टेट का, चाहे वो इंटरव्यू हो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एक्सेप्शन से। जब जनरल एक्सेप्शन कंप्लीट हो जाएंगी, देन वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन क्लॉज और ज्वाइंट लाइबिलिटी सेक्शन 34,149 वो वहां पे पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपको ज्वाइंट लाइबिलिटी उतनी समझ में आएगी नहीं। और अगर हमें डेफिनेशन क्लॉज कराए और 34 के बाद इधर आए तो फिर वो मजा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है? इसलिए आप लोग जनरल एक्सेप्शन निकालिए। अब जनरल एक्सेप्शन कहाँ से है? सेक्शन 76 to 106। अब आप कुछ बेसिक चीजें समझो। इंडियन पीनल कोड के जनरल एक्सेप्शन, इंडियन पीनल कोड क्या है, ठीक है? ये बताता है इस एक्ट में 1860 के देयर आर सर्टेन एक्ट्स, हमारे कुछ एक्ट, जैसे सोसाइटी में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं। देयर आर सर्टेन एक्ट्स जिनको रॉन्ग बताया गया है। देयर आर सर्टेन एक्ट्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। उन रॉन्ग को अगेंस्ट द होल सोसाइटी माना गया। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द पीपल। ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, वहां पर वहां के लोगों को वहां की सिक्योरिटी इंश्योर करें। इसके लिए क्या होता है कि वो एक्ट, देयर आर सर्टेन एक्ट व्हिच मे कॉज इंजरी टू द पीपल। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों को इंजरी कॉज कर सकते हैं। अब हम इंडियन पीनल कोड में जब भी इंजरी की बात करेंगे, जैसे ही किसी भी सेक्शन को पढ़ते टाइम आप पढ़ोगे इंजरी, आप हमेशा लिखोगे सेक्शन 44। देखिए सेक्शन 44 निकालिए जरा डेफिनेशन क्लॉज का। हमें पढ़ना सीखना है बियर एक्ट को कि पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है? आप सेक्शन 44 निकालिए और यहाँ पर डिफाइन किया है इंजरी को। मैंने बोला देयर आर सर्टेन एक्ट व्हिच मे कॉज इंजरी टू द पीपल। तो इंजरी मतलब कैसी? अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो इंजरी मतलब लगता है वो किसी ने किसी को चोट मार दी, ये इंजरी लगता है। बट जब आप इंडियन पीनल कोड देखोगे तो इंजरी कहता है the word injury denotes, most important for PT, टिक करिए इंजरी को। The word injury denotes any harm whatever illegal caused to any person, illegally caused to any person, body, mind, reputation and property। जहां भी आज से आप नोट्स बनाओ, आपके नोट्स इंडियन पीनल कोड के, और आप पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखोगे सेक्शन 44 इंजरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में, द टर्म इंजरी हैज बीन डिफाइंड अंडर डैश डैश डैश। सेक्शन नंबर दिए होंगे आपके पीटी में 44, 45, 46, 43, 40, ऐसे आपको टिक करना है कि इंजरी डिफाइन की गई है सेक्शन 44। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस तरह की इंजरी। तो कोई
कोई भी ऐसी इंजरी जो आपकी बॉडी को की गई हो। बॉडी को कैसी इंजरी की जाएगी? किसी ने मार दिया, पीट दिया, हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, चाकू मार दिया, गला घोट दिया, बिल्कुल ही मार डाला, थप्पड़ मार दिया, दांत तोड़ दिए, है ना, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, बाल उखाड़ लिए, एसिड फेंक दिया, मतलब आपकी बॉडी को, पहला। दूसरा, आपके माइंड को, कोई भी ऐसा एक्ट करना जो आपके माइंड को एडवर्सली इफेक्ट करे, ठीक है। तो आप अगर एनॉय भी होते हो, आपका माइंड इफेक्ट होता है, तो इंजरी बॉडी को, माइंड को। तीसरा है रेपुटेशन, कोई भी ऐसा एक्ट जो सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन को खराब करता है। कौन सा है वो? लाइक डिफेमेशन, है ना, आपने किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसकी रेपुटेशन खराब होती है। आप ना तो उसकी बॉडी को हर्ट कर रहे हो, बट आप उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, ये भी इंजरी होती है। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को किया गया नुकसान भी इंजरी होता है। जैसे आपकी अंगूठी पड़ी है, मैंने उठाई और नाली में डाल दी। आपकी आइस फैक्ट्री है, मैंने उस आइस फैक्ट्री में पानी लगा दिया। आपकी फसल है और मैंने उसमें आग लगा दिया। आपकी खड़ी फसल है और मैंने उसमें आग लगा दिया, या मैंने उसमें जानवर छोड़ दिए। तो क्या ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने आपकी प्रॉपर्टी को क्या किया? नुकसान किया। आपकी कार खड़ी है, मैंने उसमें ईंट मार के उसके शीशे फोड़ दिए, तो ये क्या है? प्रॉपर्टी को किया गया नुकसान। तो दूसरा क्वेश्चन इंजरी से बनता है कि किस किस को इंजरी कॉज की जा सकती है। तो आप इन चार टर्म को एकदम रट लो, पीटी एंड इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ एक्ट्स ऐसे होंगे जो इंजरी कॉज कर सकते हैं सोसाइटी को। अब what is the general rule of criminal jurisprudence? The general rule of criminal jurisprudence is that criminal jurisprudence का ये नियम है कि हर व्यक्ति, और ये कॉमन सेंस भी है, कि हर व्यक्ति अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को जानता है। जानता है, अगर आप घर में भी कोई गलती करते हो या आप बहुत तेज बाइक चला रहे हो, तो मैं क्या मानूं कि आप जो बाइक चला सकता है रोड पे, क्या उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि इतनी स्पीड है, हो सकता है मैं इसको कंट्रोल ना कर पाऊं? आपको नॉलेज होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अगर आप बहुत स्पीड में, अगर आप छत पे, आपका 10th 12th कितना भी फ्लोर है और उसकी जो बाउंड्री है वो बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही नैरो है, और आप उस पर चल रहे हो, आप उस पर साइकिल चला रहे हो, क्या है इसका मतलब? आपको नॉलेज है कि आप इससे गिर के मर भी सकते हो। ठीक है। तो ईच एंड एवरी पर्सन नोज द एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। हर कोई व्यक्ति अपने एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंस को जानता है। सो इफ यू नो द नेचर ऑफ द एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, अगर आपको पता है एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंस, देन अगर उस एक्ट के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, किसी को कोई इंजरी हो जाए, तो बताइए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आंसर इज यस, होनी चाहिए। सो जनरल रूल इज दैट इफ एनी पर्सन, आप लोग लिखते जाइएगा जो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब आपके इंटरव्यू में और ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहा है। ठीक है। सो इफ एनी पर्सन commits any act which is forbidden by the Indian Penal Code, which is punishable by the Indian Penal Code, मतलब वो एक्ट ऐसा है जो दूसरे व्यक्ति को इंजरी कॉज कर रहा है, ठीक है, देन वही पर्सन उस एक्ट के लिए लायबल होगा। इट इज द जनरल रूल। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अब जनरल एक्सेप्शन में आ रहे हैं धीमे धीमे। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है, उसी को उसका बर्डन भी देखना पड़ेगा। इट इज द जनरल रूल, बट there are certain circumstances जहां पर उस व्यक्ति ने जो एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, बट स्टिल उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है। आप समझ रहे हो जनरल रूल क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने किसी के पेट में चाकू मार दिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कानून ये मानकर चलता है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये मानकर चलता है कि इसको पता था कि चाकू मारने से डेथ हो जाती है। जनरल रूल ये है कि आप अगर बहुत हाई स्पीड में बाइक चला रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये माना जाएगा कि आपको पता था कि इससे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये जनरल रूल है, आपकी लाइबिलिटी होगी। बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पर कोई व्यक्ति ने एक्ट किया, सामने वाले को रॉन्ग इंजरी कॉज हुई, आइदर टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, स्टिल आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। क्यों? ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे जनरल एक्सेप्शंस, सेक्शन 76 to 106। अब ये जनरल एक्सेप्शंस आपकी दो तरह की होंगी, देखिए। ठीक है। हम उन सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं जहां पर एक्ट रॉन्गफुल होने के बावजूद भी आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो ये अगर लाइबिलिटी नहीं है, ये जनरल रूल नहीं है, इट मींस ये क्या है?
इट मीन्स ये क्या है, एक्सेप्शन। अगर ये जनरल रूल नहीं है तो ये क्या है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन ना इंडियन पिनल कोड में आपको दो तरह के मिलेंगे। क्या, ये आपको दो तरह के मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल फर्स्ट, और दूसरा आपको मिलेगा जस्टिफिएबल। एक्सक्यूजेबल और दूसरा है जस्टिफिएबल। अब ये एक्सक्यूजेबल क्या है, देखो, अब देखो जैसे अन्नू जी है, इनके अंदर एक पैशन है कि मुझे एग्जाम निकालना है ना, तभी तो गोद में बच्चे को लेके पढ़ रही हैं। ये स्पिरिट होनी चाहिए, किसने भी ऑर्ड सिचुएशन हो लेकिन मुझे करना है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। अभी मेरी दो बेटियां हैं, एक 8 साल की हो गई है और दूसरी वाली 2.5 साल की है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीजें आपको कैसी भी सिचुएशन हो, बट मुझे एग्जाम को निकालना है और निकलता भी है। ठीक है, चलो एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन मतलब आपको विधि ने, आपको कानून ने, आपको लॉ ने एक्सक्यूज दिया हुआ है भाई। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफेंस नहीं किया, आपने ऑफेंस किया है, सारे इसेंशियल उस क्राइम के मौजूद हैं, बट स्टिल आपको क्या मिला हुआ है, एक्सक्यूज मिला है। किसके थ्रू, बाय लॉ। हम आप तो होते नहीं है ना कोई एक्सक्यूज करने वाले। हाँ, अगर कोई मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया तो क्या मिस्टर बी के फैमिली वाले कहेंगे कोई बात नहीं, मर्डर कर दिया, मैं तुम्हें माफ करता हूं? कर सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द होल सोसाइटी और इस पर स्टेट एक्शन लेगी। हम आप नहीं होते उसको कंपाउंड करने वाले। तो एक्सक्यूज कौन कर रहा है, बाय लॉ। क्यों कर रहा है? अगर एक्सक्यूज कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रैशनल तो जरूर होगा। क्यों कर रहा है एक्सक्यूज? भाई एक्सक्यूज हम इसलिए कर रहे हैं, क्यों, देयर मे बी लैक ऑफ मेंसरिया ड्यू टू द लैक ऑफ मेंसरिया। क्यों एक्सक्यूज कर रहे हैं? वो रॉन्ग तो किया, वो ऑफेंस तो किया, बट ड्यू टू द लैक ऑफ मेंसरिया। ठीक है, मेंसरिया उपस्थित नहीं थी। अब मेंसरिया का क्या नाटक है? मेंसरिया का नाटक ये है, कोई भी एक्ट तभी क्राइम बनता है जब उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। लाइक किसी ह्यूमन बीइंग ने किया हो, एक्ट रॉन्गफुल हो, मतलब एक्टस रियस हो, साथ साथ आपने वो जो रॉन्गफुल एक्ट किया है वो विद मेंसरिया किया हो, आपकी मेंटल जो मतलब गिल्टी इंटेंशन मस्ट बी देयर। ठीक है, तो अब हम इस पर आएंगे सबसे पहले कि कौन से वो एक्ट हैं जिनको कानून ने एक्सक्यूज किया है। जैसे बेयर एक्ट पर बाद में आएंगे। कॉमन सेंस, देखो लॉ में आपको पढ़ता हूं मैं अपने क्लास में हमेशा, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे क्रैश कोर्स हो, आप कानून को बेयर एक्ट के से डर के नहीं पढ़ना है आपको। लॉ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लिए बनाया है, सोसाइटी में ऑलरेडी वो चीजें मौजूद है। एक एक चीज जो आपको बेयर एक्ट में दिखती है वो आपको प्रैक्टिकली दिखेगी। अब जैसे अगर कोई पागल व्यक्ति आपको गाली दे दे, कोई पागल व्यक्ति आपके ऊपर उठा के कोई डंडा फेंक दे, पत्थर मार दे, आप लड़ने लगते हो या साइड निकल जाते हो? साइड निकल जाते हो, यार इससे क्या भिड़ना, ये तो पागल है। लड़ते नहीं हो ना, क्यों? बिकॉज ही डजंट नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। ठीक है, सो इफ एनी एक्ट, इफ एनी ऑफेंस कमिटेड बाय द अनसाउंड माइंड पर्सन, अगर वो अनसाउंड माइंड है, इट मीन एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द एक्ट such person was not capable enough to know the nature of the act and consequence। वो नहीं समझ पा रहा था। क्यों? इसके पास मेंसरिया नहीं है, वो गिल्टी इंटेंशन नहीं है, वो जानता ही नहीं है एक्ट का नेचर, और ना वो मेंसरिया फॉर्म कर सकता है। किसी से कुछ गलती से हो जाए, बाय मिस्टेक, है ना, आप जा रहे थे और धक्का लग गया थोड़ा भी आपको, आप जानबूझ के कोई आपको पुश करेगा, देन इट इज द ऑफेंस। बट गलती से लग गया भीड़ में, आप क्या बोलोगे? लड़ोगे, मारपीट करने लगोगे, उसके अगेंस्ट सूट फाइल करोगे, या क्या बोलोगे? हाँ भाई मिस्टेक से हो गया। ये जो मिस्टेक से हो गया, पागल व्यक्ति ने कर दिया, किसी छोटे बच्चे ने एक डंडा मारा, बच्चे आपस में खेल रहे थे और वो डंडा आपके बहुत तेजी से लग गया, क्या आप उस बच्चे के अगेंस्ट सूट फाइल करोगे? कॉमन सेंस क्या कहता है? छोटा बच्चा भी नहीं जानता है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन इंडियन पिनल कोड। ओके, बात समझ आ रही? तो इनमें एक्सक्यूज दिया गया। क्यों एक्सक्यूज दिया गया? क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ मेंसरिया है, मेंटल जो गिल्टी इंटेंशन होती है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, वो मौजूद नहीं है। तो ये आपको एक्सक्यूजेस मिलेंगे सेक्शन 76, 79, 80, 81, 82, 83, ये आपको पूरा मिलेंगे। ये हो गया एक्सक्यूज, ऑफेंस है बट स्टिल पनिशमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ मेंसरिया है। क्लियर? अब दूसरी कैटेगरी पर आइए।
दूसरी कैटेगरी है जस्टिफिएबल बाय लॉ। क्या आपने ऑफेंस किया लेकिन, और आपकी मेंसरिया भी थी, आपने किया, आपने किसी का मर्डर भी कर दिया। मर्डर करते समय आपको पूरी जानकारी थी, आपको पूरा नॉलेज थी कि मेरे के सामने वाला मर सकता है, बट स्टिल आप उसके लिए लायबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ ने आपको जस्टिफाई किया है। क्यों? देयर मे बी सर्टेन सिचुएशन ना, आपके जीवन में कुछ आप ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर आप मजबूर हो जाओ। क्यों? अपनी प्राइवेट डिफेंस में, है ना। लाइक सेक्शन 100 एंड सेक्शन 103 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। दो सेक्शन है यहाँ पर आपको, सेक्शन 100 और सेक्शन 103। ये जो दो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं कि आप इवन प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हो, हार्ट कॉज कर सकते हो, ग्रीवियस हार्ट कॉज कर सकते हो। तो सेक्शन 100 प्राइवेट डिफेंस, जैसे अगर किसी महिला के साथ रेप किया जाए या एसिड अटैक 2013 में ऐड किया गया है सेक्शन 100 का क्लॉज 7, ठीक है, तो वो लेडी जो है वो डेथ भी कॉज कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मेंस्ट्रुया नहीं थी, आपका एक्ट भी रॉन्गफुल है, एक्टस रियस भी था, मेंस्ट्रुया भी था, बट स्टिल आपको कानून से जस्टिफिकेशन मिला हुआ है और आपको सजा नहीं होगी। इतनी बात सबको समझ आई आप लोग को? जी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रॉडली, वी विल डिस्कस दिस एक्सेप्शन एक्सक्यूजेबल बाय लॉ। ओके, तो अब आप लोग ब्याराट निकालिए, ठीक है, और यहां पर आइए सेक्शन 76 निकालिए। और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी पीटी में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जो जो बताते जाएंगे आप लोग अपने नोट्स में लिखते जाना, ये ना हो कि एक टाइम बाद आपके पास कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि आज पढ़ा है 3-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे। तो सेक्शन 76 पर आइए, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन। अब जनरल एक्सेप्शन 76 है। जनरल एक्सेप्शन पढ़ने से पहले आप अपने कहीं नोट में लिख लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस और इंटरव्यू में। ये जो जनरल एक्सेप्शन दिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर इन किसी भी जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहता है, जनरल एक्सेप्शन अपने आप नहीं लागू हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ मैंने मर्डर किया बट अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया, अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन या मैंने अनसाउंडनेस की सिचुएशन में किया, तो उसके ऊपर चार्ज तो फ्रेम होगा, बट कोर्ट में आपके पास ये अधिकार है कि आप डिफेंस ले सकते हो कि ये वाला एक्ट तो एक्सक्यूजेबल है बाय लॉ। और 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहीं लिख लो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, according to section 105 of the Indian, नहीं छुट्टी है, according to section 105 of the Indian Evidence Act, the burden of proof will lie upon that accused person। ठीक है, इतना ही समझो, पहले मैं समझा दूं ये जनरल एक्सेप्शन कुछ, फिर मैं वहां पर आऊंगी और डिटेल में, वरना आपको भी समझ नहीं आएगा। सेक्शन 76 पर आइए। पहला जनरल एक्सेप्शन, एक्ट भी होगा, रॉन्गफुल होगा, किसी को इंजरी भी होगी, बट फिर भी काम करने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसको कोई सजा नहीं होगी। कहता है एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड, अंडरलाइन करते चलिएगा जो जो टर्म बताऊंगा मैं आपको। एक्ट डन बाय पर्सन, कोई एक्ट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया, डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यहां पर एक्ट मतलब रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो, यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है who is actually bound, वो वास्तव में वो काम करने के लिए बाउंड बाय लॉ था, या अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको तथ्य की भूल हुई और उसको लगा कि मैं बाउंड हूं बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस, सेक्शन 76 गिव्स द कंप्लीट डिफेंस। ओके, ये कंप्लीट डिफेंस देता है सेक्शन 76, नथिंग इज एन ऑफेंस। जैसे ही लिख दिया नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब है ही नहीं अपराध, और है ही नहीं अपराध तो आपको पनिशमेंट मिलेगा नहीं। सो नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is, और who by reason of mistake of fact, दो चीजें लिखी हैं, who is जो actually bound by law है, और who by reason of mistake of fact, या तो उसको तथ्य की भूल हो गई, उसे ऐसा लगा कि वो bound by law है बट एक्चुअली वो bound by law नहीं था। and not by reason of mistake of law, ये मिस्टेक है, अंडरलाइन करो सेक्शन 76 में डिफेंस लेने के लिए, that mistake must be mistake of fact and not the mistake of law। लिख लो कहीं, that mistake must be mistake of fact and not the mistake of law। and in good faith, good faith में उसने believes himself to be bound by law to do it। अब
क्या कह रहा है सेक्शन 76 क्रक्स समझो। सेक्शन 76 कहता है कोई ऐसा पर्सन जो बाउंड बाय लॉ है, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोई ट्रैफिक पुलिस का हो सकता है, जो बाउंड बाय लॉ है या उसको ऐसा महसूस हुआ कि ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट, है ना। जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर को उसके सुपीरियर को ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, कि तुम ऐसा काम कर दो, तुम इसको अरेस्ट कर लाओ, तुम इसको कन्फाइन कर लो, तुम इस पर गोली चला दो, है ना, तो उसको करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके सुपीरियर का ऑर्डर है, he is bound by law to do that particular act। और अगर उसने ऐसा काम कर दिया और सामने वाले की डेथ हो गई तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्या उसकी लाइबिलिटी होगी? सेक्शन 76 कहता है नहीं, अगर वो ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है तो उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, या तो वो तथ्य की भूल में ऐसा समझे कि वो ऐसा करने के लिए बाउंड था। इसका बेस्ट इलस्ट्रेशन देखिए, लिखा हुआ है एज इट इज इलस्ट्रेशन, आपको यूपी जुडिशरी में मिलेगा देखने को। क्या कहता है? अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। एक सोल्जर है जो एक भीड़ पर गोली चलाता है, क्यों? बाय द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, क्योंकि उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ऐसा करने के लिए उसे ऑर्डर किया। इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्या कह रहा है ये? ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्यों नहीं है? अब आप एसेंशियल्स कैसे निकालोगे? क्योंकि ये ऐसा करने के लिए क्या था? बाउंड बाय लॉ था। अब देखो, अब इसको करना क्या पड़ेगा ट्रायल के दौरान। अब ऐसा नहीं है कि सोल्जर ने यहीं पर कह दिया नहीं नहीं मैंने कोई अपराध नहीं किया, नहीं, इसका ट्रायल तो चलेगा, इसका ट्रायल चलेगा, क्योंकि इसने गोली चलाई, क्योंकि किसी की डेथ हुई। लेकिन जब ट्रायल चलेगा, जब प्रोसिक्यूशन कहेगा कि इसने ऑफेंस किया, तब अब आप ध्यान से समझो, एट दैट मोमेंट ड्यूरिंग द ट्रायल, ये जो सोल्जर है इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ही मे टेक द डिफेंस, एंड ही मे टेक द डिफेंस, ठीक है, ऑफ सेक्शन 76 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ट्रायल के दौरान ये डिफेंस लेगा कि सर आई हैड एक्टेड इन गुड फेथ। अब गुड फेथ कहां डिफाइन है? सेक्शन 52, सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। गुड फेथ कि मैंने ये एक्ट प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ किया, गुड फेथ में किया, और ये मेरे ऊपर कमांड थी मेरे सुपीरियर ऑफिसर की, मैंने उस कमांड को फॉलो किया, मेरी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं थी, मैंने गुड फेथ में काम किया, और अकॉर्डिंग टू 76 मुझे कंप्लीट डिफेंस मिलनी चाहिए। और अगर इसने ये चीज प्रूव कर ली, कहने से थोड़ी होगा, सोल्जर को साबित करना पड़ेगा कि ये इसने गोली अपने सुपीरियर के कहने पर चलाई, गुड फेथ में चलाई। देन बताओ क्या होगा रिजल्ट? एज अ रिजल्ट क्या होगा? कोर्ट उसको एक्विट कर देगी या पनिशमेंट देगी? एक्विट कर देगी। ये है जनरल एक्सेप्शन। आपने एक्ट भी किया, रॉन्गफुल एक्ट भी किया, ठीक है, बट आपको फिर भी, क्यों? क्योंकि आपकी मेंसरिया नहीं थी। दैट इज द रीजन दैट रॉन्गफुल एक्ट इज एक्सक्यूजेबल बाय लॉ। ये समझ आया सबको? अब आइए, एज इट इज इलस्ट्रेशन आपको यूपी में मिलेगा। अब आइए इलस्ट्रेशन बी पर। ये कहता है ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय कोर्ट टू अरेस्ट। अब एक कोई ऑफिसर है, अब कोर्ट ने मान लो अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, ठीक है, अरेस्ट वारंट इशू कर दिया किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कि भाई आप जाओ और उसको अरेस्ट करके लाओ। ये एक ऑफिसर गया कोर्ट का। हाँ मैम, किसी का माइक ऑन है क्या? हाँ लग रहा है मुझे भी, मुझे लगा तुम्हारा। संजीव जी आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या है, एक कोई ऑफिसर है जिसको अरेस्ट वारंट, जिसको दिया गया कि आपको अरेस्ट वारंट दिया है, आप जाइए मिस्टर वाई को जाकर अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये उस गांव में गए, अब आप खुद को सोच लो कि मुझे मिला है, मुझे कोर्ट ने कहा है कि आप जाओ और उनको अरेस्ट करके लाओ, आपने उसको कभी देखा नहीं है, ठीक है, आपने देखा नहीं है, उस पर नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, आप वहां गए, वहां पे 2-3 लोग खड़े थे, आपने पूछा कि भैया ये मिस्टर राम कौन है जिनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है, इनको मुझे लेके जाना। श्याम ने जान पूछकर कि जो राजू खड़ा है ना ये राम नहीं है, बल्कि आपको बोल दिया कि यही राम है, जाइए ले जाइए, ठीक है, यही राम है। मतलब अब ये व्यक्ति जो जिनको अरेस्ट वारंट, जिनको अरेस्ट इनको करना था राम को, वो राजू को राम समझ के ले गए। क्या समझ के? राजू को क्यों ले गए? अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। ये देखिए, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी मतलब उसने पूछताछ की, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप गया और किसी को उठा लाया, तब डिफेंस नहीं मिलेगी। उसने पूरी इंक्वायरी की, उसने पता लगाया, बिलीविंग जेड टू बी वाई, ठीक है, राजू को राम समझते हुए अरेस्ट जेड, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अभी अरेस्ट कर लाया, कल को कह रहे मेरे तो आर्टिकल 21 वायलेट हो गया
और मैं आपके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग करूंगा, आपने तो मुझे कन्फाइन कर लिया, वो कहेगा नहीं भाई मैंने तो पूरी सावधानी से किया था, ड्यू इंक्वायरी मैंने किया, बट अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट मुझसे ऐसा हुआ और मैं ऐसा करने के लिए बाउंड बाय लॉ था। बताओ समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये माना जाएगा कि इसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, दैट इज सेक्शन 76। अब आइए सेक्शन 77। अब देखो इससे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि if any person commits any offense for which he is bound by law to do and he acted in good faith, उसको कंप्लीट डिफेंस कहाँ मिलेगा? सेक्शन 76 में मिलेगा। तो बाउंड बाय लॉ और अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर उसने किया है, ये की वर्ड्स है सेक्शन 76 के, आपकी ड्यूटी है आप मेंशन करते जाओ। मैम हाँ मैम, एनी एग्जांपल ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ? मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल ही नहीं है, क्यों हमने एग्जांपल दें, है ना? एक्सक्यूजेबल ही नहीं है। आप कहो कि मुझे कानून की भूल थी, मुझे पता ही नहीं भारत में ऐसा कानून है और मैंने उसका मर्डर कर दिया। सर मुझे नहीं पता कि किस लड़की के साथ रेप करने पर सजा है, मैंने रेप कर दिया। ऐसा मिस्टेक ऑफ लॉ ये इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई बात कहेगा कि मुझे चोरी, मुझे नहीं बताता कि भैया ये चोरी होती है या इसका चोरी करना अपराध है। समझ रहे हो कुसुम? ठीक है, तो एक्सक्यूज लॉ का कोई नहीं होता है। आप नहीं कह सकते सर मुझे जानकारी नहीं थी कानून की। ठीक है, अब आप क्या करो कि जैसे कॉपीराइट होता है ना, उसका आप उसको वायलेट करो। ठीक है, तो आप कह दो कि सर मुझे पता नहीं था, मैंने उनका कंटेंट उठाया और अपनी मैगजीन में छाप दिया। नहीं कर सकते आप, आपको पता होना चाहिए जी। थैंक यू। 77 कराइए। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर कोई जज है वो जुडिशियली एक्टिंग, जुडिशियली प्राइवेट कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ पावर व्हिच इज और सच इन गुड फेथ believes to be given him by law। ये कहता है nothing is an offense means complete defense, बिल्कुल उनको छोड़ दिया जाएगा, complete excuse मिला है, which is done by judge। अगर कोई एक्ट किसी जज के द्वारा किया जा रहा है when acting judicially, जब वो अपनी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जुडिशियल एक्ट कर रहा है, एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is or which in good faith believes to be given by him by law। ठीक है, क्या कह रहा है कि आप जज साहब हो ना, आप किसी को अरेस्ट का भी ऑर्डर दोगे, आप किसी को इम्प्रिजनमेंट भी दोगे 5 साल 7 साल, आप हो सकता है किसी को कैपिटल पनिशमेंट भी दे दो। ठीक है, ठीक है, तो आपने जो भी एक्ट जुडिशियल कैपेसिटी में रहते हुए किए हैं, अगर कोई तथ्य की भूल की वजह से होता है ना, जजमेंट गड़बड़ होते हैं, ऊपर सेट असाइड किया जाता है, बंदा अपील में जाता है और नीचे के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया जाता है, तो क्या निचली अदालत को उसके लिए सजा सुनाई जाती है? नहीं। ओके, तो ये कहता है कि जुडिशियल एक्ट्स के लिए कहां पर डिफेंस मिलेगा आपको? सेक्शन 77 में। ठीक है, देन नाउ सेक्शन 78 बहुत पूछा जाता है, सेक्शन 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये? एक्ट डन pursuant to the judgment or order of the court। ठीक है, अगर कोई केस में कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर है और सामने वाले व्यक्ति ने उस कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई काम किया, जैसे कि अभी निर्भया के मैटर में फांसी सुनाई गई, बहुत कई बार ऐसा होगा कि कोर्ट ने ऑर्डर किया और सामने वाले ने क्या किया, उस जो कैपिटल पनिशमेंट है, मतलब जो फांसी की सजा है, कोर्ट तो देती है लेकिन उसको फांसी पर लटकाता कौन है? जल्लाद लटकाता है। अब फांसी भी हो गई, बाद में पता चला कि हे भगवान ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा कुछ है ना। कैसे? पढ़ो सेक्शन 78। नथिंग, नथिंग मतलब अगेन कंप्लीट डिफेंस, नथिंग which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of the court of justice if done while such judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass the judgment। देखो अंडरलाइन करो, may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believed the court had such jurisdiction। देखो कोर्ट ने जजमेंट पास किया ये मानकर, पवन आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, इनका माइक ही नहीं होना। तो देखिए सेक्शन 78 में सेक्शन 78 क्या कहता है? कोर्ट ने कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट पास किया, ये मान कर कि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है ऐसा करने का, और कॉन्सिक्वेंटली बाद में पता चला कोर्ट को कि नहीं 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 हमें तो जुरिसडिक्शन था ही नहीं और ये गड़बड़ हो गई, लेकिन वो तो आप अब रियलाइज कर रहे हो, आपने किसी को डेथ सेंटेंस भी दे दिया और वो एग्जीक्यूट भी हो गया, लाइबिलिटी किसकी होगी? जज साहब तो सेक्शन 77 में उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज ही एक्ट है ना, एक्टेड जुडिशियली
और यहाँ पर उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन मान लो उन्होंने जो कैपिटल पनिशमेंट दिया, ये बहुत पूछा जाता है जल्लाद का एग्जाम्पल, अभी भी किसी एग्जाम में आया है, हमें पता है, ये अभी मैंने कराश में कराया था, लेकिन ये फिर आया था कहीं, या तो एमपी में ही आया है मुझे लग रहा है ना? कोई दिया था एमपी यहाँ से? नहीं दिया है, आया ये एग्जाम शायद अभी जस्ट एमपी में ही आ गया था। तो ये कहता है कि अगर जल्लाद जो फांसी पर लटकाता है उसको एक्सक्यूज कहाँ मिलता है? बताओ कहाँ मिलेगा? सेक्शन 78 में मिलेगा। क्यों? बिकॉज इसका जो एक्ट था परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था। भाई कोर्ट का ऑर्डर था तो मैंने फांसी पर उसको लटका दिया, मेरा काम केवल इतना था कि मैं कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करूं, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, तो अगर भले से कोर्ट को बाद में जुरिसडिक्शन नहीं होता है, बट जो व्यक्ति ने कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, तो सबसे ज्यादा इसमें एग्जांपल यही आता है कि फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद की लायबिलिटी बताइए। तो बताओगे क्या होगी जल्लाद की लायबिलिटी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्ट के जो ऑर्डर जजमेंट है उसी को एग्जीक्यूट किया है। सेक्शन 78। देन आइए आप सेक्शन 79 इंडियन पीनल कोड के। सेक्शन 78 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 79 अब देखो, सेक्शन 76 एंड 79 आप यहीं पर नोट करते चलो, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी जुडिशरी में। एज इट इज इलस्ट्रेशन आपको यूपीजे के मेंस में मिलेंगे, कुछ नए नहीं, यही उठा के मेंस में लिखेंगे और कहेंगे फिक्स द लायबिलिटी। ठीक है, सेक्शन 79, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ये क्या कहता है? कुछ सेक्शन 76 में आपने पढ़ा ना कि एक्ट ऐसे व्यक्ति का जो बाउंड है बाय लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट खुद को बाउंड बाय लॉ समझता है, ये तो 76 था। सेक्शन 79 कहता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक्ट किया गया है जो जस्टिफाइड है कुछ करने के लिए, या उसको ऐसा फील होता है कि नो 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 आई एम जस्टिफाइड टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट, और उसने ऐसा कर दिया। जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे तो बताओ प्राइवेट डिफेंस है आपको कि आप प्राइवेट डिफेंस में खुद को बचाने के लिए सामने वाले के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोर्स यूज कर सकते हो, उतना तो कर ही सकते हो जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को ऐसा ही लगा और उसने रीजनेबल फोर्स यूज कर दिया और उसको बेचारे सामने वाले को हर्ट हो गई। ठीक है, सामने वाले को हर्ट हो गई, तो ये सेक्शन 79 कहता है, पढ़िए इसको, नथिंग इज एन ऑफेंस। यहाँ पर भी कंप्लीट डिफेंस मिलेगी, लेकिन आपको ये चीज साबित करनी पड़ेगी ट्रायल में। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law। जो justify by law है, मतलब लॉ में जस्टिफिकेशन है। कहां पर बताया मैंने आपको जस्टिफिकेशन? अभी बता रही थी ना, लाइक सेक्शन 100 में कुछ जस्टिफिकेशन है, लाइक सेक्शन 103 में कुछ जस्टिफिकेशन है ना। सो who is justified by law और who by reason of mistake of fact, या उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो जस्टिफाइड है, था नहीं वो जस्टिफाइड, कोई जस्टिफिकेशन थी नहीं, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। अगेन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इन गुड फेथ। अगेन गुड फेथ बहुत जरूरी है, आपको ट्रायल के दौरान ये बताना पड़ेगा कि सर मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, मैंने तो प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ काम किया। ठीक है, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग सो। अब देखो क्या कहता है, ठीक कहता है, इलस्ट्रेशन पर आओ, और ये इलस्ट्रेशन हो सकता है बहुत जल्दी ना समझ में आए, मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगी अगर नहीं आया तो। ये क्या कहता है, ए सीज जेड कमिट, इसको मुझे बताना ही पड़ेगा डायग्राम से। देखो क्या कहते हैं, ये कोई ना मिस्टर ए है, ओके, ये जेड को देखते हैं, कोई ये जेड है, जेड कमिट व्हाट अपियर टू ए टू बी मर्डर। ठीक है, ये जेड ना कोई काम कर रहे थे, काम मर्डर वाला, मतलब ये जेड इन मिस्टर एक्स के अगेंस्ट कुछ कर रहे थे। क्या करेंगे जो इनको लगने लगे मर्डर कर रहा है? क्या करेगा? मार पीट रहा होगा, गला दबा रहा होगा, है ना, हाथ में कुछ ऐसा होगा, इसको लगेगा ये तो मर्डर कर रहा है इसका। ए सी जेड, ए जेड को देखता है और देखने के बाद लगता है कि ओ ये जेड तो इसको मर्डर कर रहा है। ए इन एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, ठीक है, exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact। अगर आपके सामने कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो कानून में आपको ये कहा गया है कि आप उस व्यक्ति को पकड़ सकते हो, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, प्राइवेट पर्सन भी। बताओ जल्दी किसको पता है सीआरपीसी में ये सेक्शन कौन कहता है कि इन अगर आपको लगता है कि सामने वाला कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो एक प्राइवेट पर्सन 43 मैम, सेक्शन 43, ठीक है, सेक्शन 43। तो ये मतलब जेड को पकड़ के अरेस्ट कर सकता है?
क्यों? क्योंकि जस्टिफिकेशन है, सेक्शन 43 सीआरपीसी का इसको ऑथराइज करता है। ठीक है, तो ये जो है मिस्टर ए मिस्टर जेड को पकड़ लेते हैं। अब रख दो नीचे, खराब हो जाएगा राजू। तो ओवन में रख दो ना ढक के, खराब हो जाएगा राजू। तुम ढक के रख दो ओवन में, भी मुझे 1 घंटा लगेगा। धीरे-धीरे आप खाते रहो। राजू रखाओ तुम प्लीज, नहीं खा पाऊंगी। अंशी का दे दो कमरे में, मेरा ओवन में रख दो। नहीं ऊपर नहीं करो, खराब हो जाएगा ठंडा हो गया। कुछ नहीं खोल लेंगे, जाओ तुम रख दो, अभी ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ओवन में रखो बंद करके, क्लास के बाद खाऊंगी मैं। ठीक है, अब ये क्या, ए को पावर था सेक्शन 43 में, मतलब जस्टिफिकेशन था। ए ने जेड को सीज कर लिया, क्यों? इसको लगा कि ये एक्स का मर्डर कर रहा है। ठीक है, आगे आइए। सीजेस जेड, पकड़ लिया इनको, इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज। तो अगर आप सेक्शन 43 देखोगे ना सीआरपीसी का, तो उसमें लिखा है कि प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट, और अरेस्ट के बाद इन जेड को इनको कहां प्रेजेंट करना होगा? प्रॉपर अथॉरिटीज। कोई पुलिस ऑफिसर है नियरेस्ट, कोई पुलिस स्टेशन है, तो आप उनके सामने इनको ले जाके प्रोड्यूस कर दीजिए। तो इन्होंने इनको अरेस्ट पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि हम इनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इनको जाके दे देंगे। ठीक है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अब मुझे ये बताओ, क्या इन्हें कोई ऑफेंस कर दिया? क्या कोई ऑफेंस नहीं किया ना? क्यों? क्योंकि इनको पकड़ने के लिए वैसे तो कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे भी पता होना चाहिए। वैसे अगर आप किसी को अरेस्ट कर लो तो आप क्या कर रहे हो? उसको कन्फाइन कर लिया, आपने पकड़ लिया, उसका आर्टिकल 21 भी वॉयलेट हुआ और आपने उसको कन्फाइन कर लिया। इंडियन पीनल कोड में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन नंबर बताओ जल्दी, किसको याद है? किस सेक्शन में है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? 23 मैम। हाँ 23 केवल 23 बोल। मैं पूछ रही हूँ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ पर दिया है? मैम 349 मैम 339 है मैम, 339 340 349 फोर्स है। ठीक है, तो ये है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ऐसे पढ़ो पीटी के लिए, एकदम रेट्रो सेक्शंस। ठीक है, तो अभी इसने लेकिन ये वाला ऑफेंस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या कन्फाइनमेंट का नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास जस्टिफिकेशन था सीआरपीसी का सेक्शन 43। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे पढ़ो। दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। अब पता क्या चला कि ये जेड एक्स को मार थोड़ी रहा था, उल्टा एक्स मार रहे थे जेड को और जेड बचने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ? अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टर ए believes himself to be justified by law। क्लियर है सबको? अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट ए ने खुद को ऐसा करने के लिए पाया और जस्टिफाइड पाया और उसने ऐसा कर दिया। बताओ, सो ही विल गेट द डिफेंस ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, इनको कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगी, क्योंकि दो सिचुएशन हो सकती थी, या तो एक्चुअली ऐसा हो रहा होता या तो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इनको ऐसा लगा। तो सेक्शन 79 के कीवर्ड ध्यान रखिएगा, क्या? इफ एनी पर्सन, ठीक है, क्या? एनी पर्सन डन एनी एक्ट फॉर विच ही हैज द जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ, जस्टिफिकेशन। और दूसरा, ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ बट अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इनको एकदम आपको याद करके रखना है, एज इट इज। इलस्ट्रेशन आपके मेंस में मिलेगा और पीटी में मिलेगा। सबको समझ आ गया? चलिए, यस मैम। ठीक है, अब आइए सेक्शन 80 पर। ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत कॉमन सेंस की बात है सेक्शन 80। लेकिन कॉमन सेंस तो है लॉ में, लेकिन लॉ में क्या है, कुछ टेक्निकलिटीज है। मतलब एक आम आदमी जैसे बात करेगा आप वैसे बात नहीं करोगे, आप इनके कीवर्ड से बात करोगे। जब आप पीटी में देखोगे तो आप कीवर्ड्स निकालोगे, जब आप मेंस में लिखोगे तो ये कीवर्ड जो यहाँ लिखे हैं वो आपके आंसर में होने चाहिए। जब आप इंटरव्यू में बात करोगे तो लगना चाहिए कि हाँ आपको सेक्शन 80 पढ़ा हुआ है। कॉमन सेंस ही नहीं है केवल। सेक्शन 80 क्या कहता है? एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट डूइंग अ लॉफुल एक्ट, इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। मतलब सेक्शन 80 आपको डिफेंस देता है कि आपसे कोई रॉन्गफुल एक्ट हो गया बट एक्सीडेंटली हो गया। एक्सीडेंटली की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? कि आपके पास आपकी कोई बैड इंटेंशन नहीं होती है। मेंसरिया पूरी तरीके से एब्सेंट होती है ना? मेंसरिया बिल्कुल भी नहीं होती है उस जगह पर। आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ काम किया। एक्सीडेंट वो नहीं है कि दारू पी के गाड़ी चला रहे हो फुल एकदम टशन में,
फुल स्पीड में मोबाइल भी लगा रखा है और गाड़ी भिड़ गई और आपका एक्सीडेंट, इट इज नॉट द एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि आपका एक्ट लॉफुल नहीं था, आपको परमिशन नहीं है कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव करें, इतनी स्पीड में करें, फोन लगाकर बात करें, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसके लिए आप लायबल होगी। बात समझ रहे हैं? तो एक्सीडेंट का डिफेंस आपको कब मिलेगा? आपका एक्ट लॉफुल हो, ठीक है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ आपने काम किया हो। अब पढ़िए सेक्शन 80, नथिंग इज एन ऑफेंस। अगेन नथिंग इज एन ऑफेंस का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट डिफेंस दे रहा है भाई ये, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस, आप एक बार प्रूफ तो कर दो सेक्शन 80 के एलिमेंट, आपको कोर्ट बिल्कुल एक्विट कर देगी। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय, तो यही एक्सक्यूजेज हैं, एक्ट हो रहा है लेकिन एक्सक्यूज है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, जो कि एक्सीडेंट, मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। अंडरलाइन करिए इसके कीवर्ड्स, क्या? आपके कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए इन डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट। आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, मतलब मेंसरिया एब्सेंट है। मैंने आपको पहले ही 2 कैटेगरी बनवाई और वहां पर मैंने लिखवाया था एक्सक्यूजेबल बाय लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ मेंसरिया होता है, सेक्शन 80 में दिख रहा है ना, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of lawful act in a lawful manner, ठीक है। by lawful means and with proper care and caution। so section 80 बहुत ही अच्छा सेक्शन है। क्या कहता है? act must be lawful। keywords क्या निकल के आ रहा है? act must be lawful, your manner must be lawful, act must be lawful, your manner must be lawful। आपने जो means उसके लिए अपनाए हैं वो भी लीगल मीन्स होने चाहिए, मतलब आपका पूरा एक एक स्टेप बिल्कुल लीगल होनी चाहिए। प्रॉपर केयर आपने लिया था उस काम को करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ आप काम कर रहे थे, तो फिर आपकी लाइबिलिटी इसमें नहीं होगी। अब देखो इसका एक इलस्ट्रेशन है, बहुत आता है ये यूपी जुडिशरी के लिए, तो बता दूं मैं, इंडियन पीनल कोड, इसके एक एक इलस्ट्रेशन आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। पीटी में भी यही इलस्ट्रेशन पूछते हैं, मेंस में भी यही इलस्ट्रेशन पूछते हैं, और समटाइम इंटरव्यू में भी एज इट इज इलस्ट्रेशन पूछ लेते हैं टीचर्स, ठीक है। तो आपके लिए इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। क्या कहता है? कोई एक व्यक्ति है, इज एट वर्क। अब ये क्या कहता है? कुल्हाड़ी से। अब ये बताओ, लकड़ी, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना क्या कोई अपराध है? नहीं है ना, है ना, लाइवलीहुड हो सकता है भाई, उसका काम है वो करना, वो काट रहा है। और ऐसा भी तो हो सकता है इसकी जो कुल्हाड़ी का ऊपर का जो सिरा होता है वो उखड़ के जाए और गिर जाए, हो सकता है। बचपन में कभी किसी ने किसी हथौड़े से काम किया है? कभी निकल के भागा है? हाँ, मेरा तो भागा था बचपन में, होता है ना ऐसा। तो ऐसा उनके साथ भी पॉसिबल है, क्योंकि वो फिक्स किया जाता है ऊपर से, तो बहुत काम अगर आप करते रहोगे तो लूज हो जाएगा और निकल के गिर सकता है कहीं और, ठीक है। अब यहाँ पर यही हुआ, ऑफ एंड किल सम मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। अब ये निकला और निकल के ऐसा गिरा जाके कि किसी के सिर में लगा, वो बच्चा खेल रहा था उसके सिर में लगा, और ये ऐसे लगा जिधर से वो शार्प था काफी, और सिर में लग गया, उसकी डेथ हो गई। Here, if there was no, अंडरलाइन करो, मेंस में लिखोगे तो कैसे, या पीटी में भी लिखोगे, पॉइंट पर ध्यान देना। ये नहीं है कि पढ़ा नहीं इलस्ट्रेशन और टिक्का लगा दिए, नो ऑफेंस, पढ़ोगे ध्यान से। If there was no want of proper caution on the part of A, this act is excusable and not an offense। अगर इसके द्वारा प्रॉपर केयर कॉशन लिया गया था, कोई लापरवाही नहीं की गई थी, देखो एक्ट तो लॉफुल है, ये तो हमें दिख गया इलस्ट्रेशन से, जिस तरह से वो लकड़ी काट रहा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी तरफ से प्रॉपर केयर कॉशन थी, घर से वो अच्छे से लाया था, डेली काम कर रहा था, आज अचानक वो ऊपर का सिरा निकला और किसी को लग गया, देन ऑफेंस नहीं होगा। समझ रहे हो? अब इसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा बदल दो। कैसे? ये कुल्हाड़ी से काम करता है और हर दूसरे दिन इसका कुल्हाड़ी का सिरा निकल ही पड़ता है। कल लगा था किसी बच्चे को, उसको थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, परसों भी निकल गया था, बच्चा मरते मरते बच्चा, कई बार हो चुका है, आज तो बच्चे के लगी गया। इट मीन्स आपका एक्ट लॉफुल था, बट आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ काम नहीं किया, आपको यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो सेक्शन 80 में ये चीजें ध्यान रखिएगा। और पता चला मेरा एक्ट ही लॉफुल नहीं है और चले हम एक्सीडेंट का बेनिफिट लेने, नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट। एक्ट मस्ट बी लॉफुल, मैनर मस्ट बी लॉफुल, सेक्शन 80। अब आइए सेक्शन 81, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रोविजन है ये, अगेन पीटी मेंस इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को।
एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म। लाइकली टू कॉज हार्म का मतलब मेरा एक्ट ऐसा है जो आपको हार्म कॉज कर सकता है, ठीक है। मेरा एक्ट ऐसा है, जरूरी नहीं है कर ही दे, हो सकता है ना हो। लाइकली टू कॉज हार्म, ये हार्म कॉज कर सकता है, बट इट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, और मैंने ये एक्ट ना बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया है। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एक एक वर्ड, एक एक एलिमेंट आपको प्रूव करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 81। एक भी चीज मिसिंग है, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, आपका ये एक्ट एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। क्या? मैंने कोई एक्ट किया और मैंने इस इंटेंशन से किया, मैं जान रहा हूं कि इससे हार्म हो सकता है। अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल आ जाओ, बेराक बाद में पढ़ना। आप डेली लाइफ में आप सबने ये सब देखा होगा, हम लोग रोड पे निकलते हैं, आप सोच लो कभी आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हो या कोई बस वाला स्कूल बस का है, वो ड्राइव कर रहा है, बच्चों को लेके जा रहा है, अचानक से देखता है, ठीक है, कि सामने से दो गाड़ियां आ रही हैं, है ना, और इतनी हाई स्पीड में आ रही हैं, और बगल में एक रिक्शा भी है बच्चों का, ऐसा कुछ देखता है वो। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं सीधे चला, मैं अगर सीधे जा रहा हूं तो मेरी बस में तो 35-40 बच्चे हैं, ठीक है, ये बस मेरी, मैं ब्रेक नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने अचानक से ब्रेक लगाया, गाड़ी पूरी मेरी टर्न हो जाएगी, हो सकता है नीचे गिर जाए, और इस बस में सारे 40-50 बच्चे हैं, सबकी डेथ हो जाएगी, बचेंगे नहीं बच्चे, ठीक है। इस बिग हार्म को प्रिवेंट करने के लिए मैंने अपनी स्कूल बस को थोड़ा सा स्लाइट लेफ्ट लेना मुझे पड़ा, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट नहीं लूंगा, और मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड में भी एक रिक्शा जा रहा है, उस रिक्शे में 4 लोग बैठे हैं, मैं जान रहा हूँ, या ऑटो जा रहा है, उस ऑटो में 4-5 लोग बैठे हैं। राइट साइड में नहीं काट सकता क्योंकि दूसरी स्कूल बस है, दोनों लड़ेंगी, 50-100 बच्चे चले जाएंगे। लेफ्ट साइड में टर्न करूंगा, हो सकता है कि मैं अपनी गाड़ी को बचा ले जाऊं, काट के मैं सीधा ले जाऊं, ना तो ऑटो वाले को ही लगे ना मेरी बस को ही लगे। लेकिन क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? आई हैव द नॉलेज ना, मुझे नॉलेज है कि माई एक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म, बट आई एम डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट जस्ट टू प्रिवेंट द बिगर हार्म। कौन से हार्म को प्रिवेंट करने के लिए? क्योंकि अगर मैंने राइट काटा, मैंने सीधा ले गया, मैंने ब्रेक लगाया, तो पक्का इसमें बड़ा वाला एक्सीडेंट होने वाला है। सो मैं स्लाइट लेफ्ट ले रहा हूं, लेकिन अब मेरा ये जो चॉइस था, मेरे पास ऑप्शन था ना, मैं कुछ भी करूं, मैंने बड़े वाले ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए लेफ्ट साइड मोड़ लिया, लेकिन मेरी जो चॉइस थी, या मेरे सामने कह लो कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे जो एक्ट से क्या हुआ, ऑटो पलट गया, 2-4 लोगों को कुछ स्क्रैच आए, एक की डेथ हो गई, ठीक है। क्या मेरी लाइबिलिटी होगी? क्या मुझे मेरी लाइबिलिटी होगी? मैंने कोई ऑफेंस किया? नो। सेक्शन 81 में आपको डिफेंस मिलेगा। क्यों? बिकॉज यहां पर रूल है पब्लिक नेसेसिटी का, ये बहुत ध्यान रखना, रूल होना चाहिए भैया पब्लिक नेसेसिटी का, प्राइवेट नेसेसिटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट नेसेसिटी में। सेक्शन 81 बात करता है पब्लिक नेसेसिटी। अब मैंने पब्लिक बेनिफिट में तो किया, 40 बच्चे 100 बच्चे दोनों बसें बढ़ जाती, इतने बच्चों की डेथ हो जाती, तो मैंने पब्लिक नेसेसिटी में ये काम किया कि मैंने बस को स्लाइड लेफ्ट किया, हो सकता है किसी एक आध लोग को इंजरी कॉज हो गई, बट बड़ा हार्म होने से बच गया। सेक्शन 81 में यू विल गेट द डिफेंस। अब बेराक पढ़ी क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस मींस कंप्लीट डिफेंस मिलेगा, merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, ठीक है। merely with the knowledge मतलब आप अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित भी कर देना भाई कि आपको नॉलेज थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मुझे नॉलेज थी, मैं कब कह रहा हूँ मुझे नॉलेज नहीं थी नॉलेज, नॉलेज होगी चलेगा, that it is likely to, मुझे नॉलेज थी कि my act is likely to cause harm if it be done without any criminal intention, लेकिन विश्वास मानिए मेरी कोई आपराधिक आशय नहीं था, मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था ऐसा हार्म कॉज करने का, उल्टा मैंने तो यह एक्ट गुड फेथ में किया। सेक्शन 52 ऑफ इंडियन पीनल कोड, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ मैंने काम किया, विदाउट एनी इल विल, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, मैंने दूसरे हार्म को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया, सो मुझे कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा। समझ आ गया? अब इसका एक्सप्लेनेशन, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट in such a case whether harm to be prevented or avoided was of such a nature as so imminent as to justify to excuse risk of doing that act with the knowledge that it was likely। देखो बहुत सिंपल सा है एक्सप्लेनेशन को। अब क्या मेरी कहने से जज साहब मान लेंगे कि एक्ट इतना ग्रेव था, इतना इमिनेंटली डेंजरस था कि तुम्हें लेफ्ट साइड लेना ही पड़ा?
ये डिपेंड करेगा ना हर फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पर, या जज साहब आएंगे और ये पार्लियामेंट आएगी और एक लिस्ट बना के दे देगी कि ऐसी सिचुएशन होगी तो स्लाइड लेफ्ट लेना, ऐसी होगी स्लाइड राइट लेना? कोई बता सकता है? नहीं। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तथ्य का प्रश्न है ये। देखा जाएगा कि उस समय कैसी परिस्थितियां थी, क्या कितना इमिनेंटली डेंजरस था कि आपको ऐसा एक्ट करना पड़ा। क्लियर है सबको? सो ये ध्यान रखना, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मतलब ये देखा जाएगा केस टू केस, ये वेरी करेगा। अब इलस्ट्रेशन ए है, बिल्कुल सेम एज इट इज इलस्ट्रेशन ए है जो मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया है ना। ये आप क्लास के बाद इसको पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल है। बस यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक आपका एक जलयान है, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे लोग हैं। वो अगर सीधा जाता है टकरा जाएगा, ये डूब जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये स्लाइड लेफ्ट लेगा तो एक छोटी सी नाव इसके बगल चल रही है, ये नाव डूब जाएगी। सो इसको पता है कि लेफ्ट लेने से छोटी नाव टकराएगी और डूब जाएगी, लेकिन अगर मैंने स्लाइड लेफ्ट नहीं लिया तो इतनी बड़ी आइस ब्रेक है, मैं इसमें लड़ूंगा और ये पूरा जहाज पलट जाएगा। जैसे किस मूवी में हुआ था, सबको याद होगा? टाइटैनिक। टाइटैनिक में, है ना। तो इसको पहले ही पता चल गया और इसने स्लाइड लेफ्ट लिया और वो नाव डूब गई, तो इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। पब्लिक डिफेंस है, ये पब्लिक बेनिफिट में किया। ओके, देन नाउ इलस्ट्रेशन बी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम रट लेना है आपको। सेक्शन 81 का, क्या आपने कभी कभार देखा होगा, जो लोग गांव में रहते हैं या कभी रहे हैं, क्या शहरों में भी आपने देखा होगा, दिल्ली में बहुत होता है अक्सर करके, ऐसी वो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं और आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले आग लग गई थी, है ना। तो एक जगह आग लगती है, वो इतनी सटी हुई होती है, ये आपने गाँव में देखा होगा, जहां पर जो छप्पर पड़े होते हैं, है ना, फूस के होते हैं, वो सूखी घास होती है, और अगर उसमें आग पकड़ती है तो बहुत तेजी से पकड़ती चली जाती है ना। अब जैसे गर्मियों के सीजन में बहुत आग लगती है क्योंकि वो हवा चलती है और वो आग बढ़ती चली जाती है। अब मान लो किसी जगह पर आग लगी हुई है और घर ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, घर इस तरीके से बने हैं कि एक घर में आग लगी है तो ये घर, ये जो आग है ना, देखो ये आग बड़ी तेजी से फैलेगी। देखो मान लो ये पूरा एक लोकेलिटी है, ये पूरा एक लाइन में घर बने हुए हैं, ठीक है, ये पूरा, ये यहां से यहां तक पूरे घर हैं। जहां मैंने डैश किया इसका भी मतलब मत समझिएगा कि घर नहीं, ठीक है, पूरे घर है। ओके, अब आप मान के चलो कि, एक मिनट, हाँ, इस वाले घर में ना, ये क्या हुआ, आप मानो इस वाले घर में आग लगी है, ठीक है, इस वाले घर में आग लगी, एक मिनट होल्ड करिएगा, काम ही नहीं कर रहा, चलो कोई नहीं, आप इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। इस वाले घर में आग लग गई, इस वाले में, ठीक है, तो ये बताओ जब इस वाले घर में आग लगी है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, दोबारा इसको करना पड़ेगा। थैंक गॉड। मान लो इस वाले घर में ऐसे आग लग गई और ये सारे घर एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, और ये आग इधर की तरफ बढ़ती चली आ रही है, इधर की तरफ भी। अब यहाँ पर, यहाँ लोग क्या करेंगे बताओ, इस आग को यहाँ फैलने से रोकने के लिए नहीं, यहाँ पर खूब पानी डालेंगे, हो सकता है डंडे मार मार के इस पूरे घर को ही एकदम खत्म कर दें, हो सकता है ऐसा, कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? पब्लिक नेसेसिटी में कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो ये आग बढ़ते इस पूरे एरिया को ही खत्म कर देगी। तो इट्स बेटर कि हम इस आग को इसी जगह पे खत्म कर दें। खत्म करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, डंडे मारेंगे, पूरा इसको गिरा देंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस तो होगा भाई, इंजरी तो होगी, किसको होगी? प्रॉपर्टी को, लेकिन फिर भी ये ऑफेंस नहीं हुआ, एक्सक्यूज है। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने पब्लिक नेसेसिटी में किया। आई हैव दी नॉलेज, मुझे नॉलेज है कि इससे हार्म होगा। किसको हो रहा है यहाँ पर हार्म? उस पर्सन को हो रहा है, हार्म होगा, मुझे पता है, लेकिन मैंने एक बिगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पर पूरे घरों में आग लगेगी, इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये छोटा सा हार्म कर दिया, मुझे डिफेंस मिल जाएगी। बताओ समझ आ गया सबको? अब पढ़ो आप लोग इलस्ट्रेशन, देखो क्या कहता है। इन अ ग्रेट फायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत पूछा जाता है। इन ग्रेट फायर, बहुत बड़ी अग्निकांड है,
pulls down houses, कई सारे घरों को गिरा देते हैं. In order to prevent the conflagration from spreading, आग को बढ़ने से रोकने के लिए, he does this with the intention and good faith. कैसे किया ये काम? जानबूझ के. अब पता चला बेचारे के घर में एक तिनका भर थोड़ी सी एक लपट हल्की सी आई थी और आप चले डंडा लेके, मैंने तो पढ़ा 81, आज मैं इसके घर को नाश ही कर दूंगा, वैसे ही मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम रहती है और मैं इसका घर नहीं छोड़ने वाला. क्या आपको डिफेंस मिलेगी? नहीं. आग उस नेचर की नहीं थी जिसको बुझाया ना जा सकता था. एक बाल्टी पानी दे देते तो बुझ जाता. तो आपने पता चला उसके घर को ही गिरा दिया. ये गुड फेथ में नहीं है. सो अगर आपने ये काम गुड फेथ में किया था, ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, औरों की, अदर की ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए किया. हियर इफ इट बी फाउंड दैट हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज ऑफ सच नेचर, अगर ये पाया गया कि that if it be found that harm to be prevented was of such nature and so imminent as to excuse Isaac. अब वो इस तरह की आग थी जिसको रोकना बहुत मुश्किल था बिना गिराए हुए घर के. ठीक है. सो Isaac, तो ऐसा माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया. क्लियर है? ठीक है. ये बहुत ध्यान रखना, पूछते हैं. तो ये पब्लिक नेसेसिटी है. अब आओ सेक्शन 82. It is known as Dolly in Capex. It is also known as Dolly in Capex. Section 82 बहुत इंपॉर्टेंट है. Dolly in Capex. ठीक है. ये बात करता है, अब आपके घरों में बच्चे होंगे, आपके घर में नहीं होंगे, पास में होगा, पड़ोस में होगा, कभी देखा होगा, है ना. कभी कभी छोटे छोटे बच्चे इतनी तेज थप्पड़ मार देते हैं कि लगता है ये इन्होंने क्या किया, है ना, खेल खेल में. या जैसे मेरी बेटी है छोटी वाली, बहुत ही दुष्ट है, मतलब इतनी शैतान है वो जो भी यूट्यूब में देखती है वो सोचती है मैं करूं. एक दिन चाकू लेके आई, अभी कुछ ही दिन की बात है, यहाँ पे अभी तो मेरे निशान भी है. वो चाकू लेके आई और उसने यहाँ पे मेरे चाकू मार दिया. कह रही है मम्मी मैं आपका खून पी जाऊंगी. मतलब उसने कुछ देखा होगा और मेरे लग भी गया, थोड़ा सा स्क्रैच, हल्का सा ब्लड जैसा आ गया, क्योंकि इतना शार्प तुम चाकू लेके आओगे, 2.5 साल की है. तो अभी बताओ ये कोई बच्चा इतनी तेज, अब ये 2.5 साल का ना होता बच्चा, ये बच्चा रहता 5 साल का. 5 साल का बच्चा तो ठीक ठाक होता है ना, फोर्स भी होगा. आप कोई सो रहा है, इसने एक दिन पहले ऐसी मूवी देखी कि मैं ऐसे किसी सोते हुए को ऐसे घोस्ट को मारूंगा तो ये होगा और मैं पावरफुल हो जाऊंगा, मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, और किसी लड़के को लगे आज तो मैं बन ही जाऊंगा. और पापा सो रहे हैं बढ़िया आराम से, या दूसरा उसका भाई सो रहा है छोटा सा, गर्मी है, उसने केवल एक नॉर्मल सी टी शर्ट डाल रखी है, और ये बड़ा वाला भाई आया और उसने इसके पेट में चाकू मार दिया. या कि मार दिया, अब मैं बेटे का ऑपरेशन करूंगा, है ना, मैंने भैया का पेट काट दिया, मैं ऑपरेशन करूंगा. अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो क्या उसको पनिश, और बच्चे ऐसा कर सकते हैं, बच्चों की कोई वो नहीं होती है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं. तो ये कहता है nothing is an offense, complete defense है which is done by a child under 7 years of age. ठीक है. अगर कोई बच्चा जो 7 साल से कम का है, एक एज दे रखी है, ठीक है, 7 साल से कम, मतलब आपको केवल इतना साबित करना है कोर्ट में, क्या वो है एज बच्चे की. अगर बच्चा 7 साल से कम का है तो उसको कंप्लीट डिफेंस मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है. आपको ये नहीं साबित करना कि ओ बेटा मेरा समझदार नहीं था, बेटा समझदार था, कुछ नहीं. बच्चा 7 से कम का है तो उसको कंप्लीट डिफेंस मिलेगी. ऐसा माना जाता है कि ये बच्चे की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आजकल तो 7 साल के बच्चे सब जानते हैं ना. 7 साल का बच्चा मुझे लग रहा है 1st 2nd क्लास में आ जाता है और वो सब कुछ जानता है. लेकिन फिर भी 7 ईयर मोर देन इनफ है. 7 साल तक के बच्चे को इतनी समझ होती है, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई मार भी डाले ना किसी को तो भी उसको कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगी. इसको जाना जाता है डॉली इन कैपेक्स के नाम से भी. आप ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है आपसे. ठीक है. 82. अब आओ, बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से 82 से. देन आओ 83 पर. ये थोड़ा सा अलग हो गया. अब बच्चा तो मेरा 7 साल से बड़ा है, 7 से 12 साल तक का बच्चा है, लेकिन देखो हर बच्चे का ना मेंटल कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है. आपके अगर 2 बच्चे होंगे, आपने पड़ोस में देखे होंगे, आपके भतीजे 2 होंगे, भतीजियां होंगी, कोई मौसी का, बहन का, भाई का, 2 बच्चे एक जैसे, एक तो कहेंगे ये बहुत समझदार है. हर घर में ये कहानी है, ये वाला ज्यादा समझदार है, इसकी थोड़ी कम अकल है. चाहे दोनों समझदार होंगे बट कंपैरिजन घर में हो जाता है, ये बहुत तेज है. ऐसे ही जब आप सोसाइटी में निकलोगे तो हर बच्चा 7 से 12 साल का एक अंडरस्टैंडिंग तो होगी नहीं, कोई बहुत मैच्योर होगा, कोई थोड़ा कम होगा. तो ये कहता है अगर बच्चा 7 साल से ऊपर का है, क्योंकि 7 से कम का है तो उसको 82 में डिफेंस मिल जाएगी. लेकिन बच्चा 8 का है, 9 का है, 10 का है, तो ये आपको याद रखनी है, चाइल्ड, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय child above 7
ऑफ एज एंड अंडर 12। इसको एकदम रट लो, लिख लो। एज क्या दिया है? बिटवीन 7 to 12, 7 से 12 साल तक का बच्चा है और उसने कोई एक्ट कर दिया। कौन सा एक्ट? भाई रॉन्गफुल एक्ट है तभी तो हम आईपीसी पढ़ रहे हैं। नॉर्मल एक्ट तो बच्चे करते ही घूमेंगे, आईपीसी की क्या जरूरत? कोई ऐसा एक्ट जो कि आप कर दोगे तो आपको पनिशमेंट होगा, बिकॉज दैट एक्ट इज फॉरबिडन और पनिशेबल बाय द इंडियन पीनल कोड। ओके, तो ये आपने एक्ट कर दिया, 7 से 12 साल का बच्चा था। अब क्या हुआ? यहां पर अगर आपको डिफेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को डिफेंस मिले, तो आपको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। क्या? ये कहता है who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of conduct on that occasion। अगर आप मानो 10-12 साल का बच्चा है ना, मान लो 11 साल का बच्चा पूरा समझदार होता है कि नहीं? आजकल के बच्चे तो जैसे स्टडीज है ना, बच्चे समझदार है। 11 साल का बच्चा क्या नहीं जानता है कि ये चाकू है, ये गोली है, इसको चलाने से सामने वाला मर जाएगा, है ना? अगर कोई 11 साल का बच्चा गोली चला दे तो आप क्या जानोगे? इस बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं थी? नहीं मानोगे इजिली, क्योंकि बच्चों को इतनी नॉलेज है। आजकल तो तमाम गेम्स और ये वो है ना, 11 साल का बच्चा इतनी नॉलेज रखता है। बट अगर आपका बच्चा कुछ ऐसी कैटेगरी में आ रहा है जो उतना नहीं है, उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन डिफेंस काउंसिल को ये प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि ये जो बच्चा है 10-11 मतलब 7 और 12 के बीच में, the burden of proof will lie upon the defense counsel to prove that at the time of commission of that particular act, such child was not able to know the nature of, ठीक है, the nature of the act and consequence of that act। क्यों? Due to the lack of maturity। इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसके अंदर, इतनी मेच्योरिटी उस बच्चे के अंदर नहीं थी। हाँ, अरे तो पढ़ा ले यार, सब देंगे, दादी से ले आओ वरना मैं दे दूंगा क्लास के। ठीक है, तो इतनी उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं थी। तो अगर उसके लैक ऑफ मेच्योरिटी है, आपको ये साबित करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर आपने ये चीज साबित कर ली तो फिर आपको डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहने से ही मिल जाएगा, आपको साबित करनी पड़ेंगी चीजें। क्लियर है सबको? 7 से 12 याद रखना, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट, अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी, ये सब याद रखना है। देन आप आओ सेक्शन 84, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रोविजन है सेक्शन 84, बहुत पूछा जाता है पीटी में भी, मेंस में भी। ये कहता है एक्ट ऑफ पर्सन, ये मैंने आपको अभी बताया, जो भी कानून में है सब आपको प्रैक्टिकली मिलेगा देखने को। ये कहते हैं किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति ने एक्ट कर दिया तो क्या उस अनसाउंड माइंड को आप सजा दोगे? है ना? अब आपको दिख ही जाते होंगे, आप सबने अपनी लाइफ में 2-4 पागलों को जरूर देखा होगा, अनसाउंड माइंड लोगों को जरूर देखा होगा, है ना? आप जा रहे होगे, कोई अनसाउंड माइंड ऐसा होगा। अक्सर अनसाउंड माइंड जो अब हमें दिखते हैं, वो मैंने जो पर्सनली देखा है वो ऐसे देखे हैं जो एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और जिनको देखकर लगता नहीं है ये पागल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पुलिस आएगी ना, वो भाग जाएंगे देख के। ये पागल नहीं है, कानून में उसको पागल नहीं माना गया। ठीक है, अगर वो कह रहा है वो पागल है, वो पागल नहीं है। क्यों? बिकॉज ही नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। उसको पता है क्यों, वो मैंने गाली दी, सामने से पुलिस आ रही है, मुझे मारेगी। तुम किस बात के पागल हो? पागल वो जो गाली भी दे रहा है, पुलिस को ही दे रहा है, जो डंडा भी मार रहा है आपको और पुलिस आ गई उसको भी 4 लगा दिया, ये है पागल। बिकॉज he doesn't know the nature and consequence of the act। okay, so unsound mind अगर आप लीगली बात करोगे तो लीगल बात करोगे, मेडिकल अनसाउंडनेस और लीगल अनसाउंडनेस में डिफरेंस होता है। देखो मेंटली तो आप मेडिकल अनसाउंडनेस किसी को भी बता देंगे, जैसे किसी व्यक्ति का ना जो नॉर्मल कंडक्ट है वो नहीं है, जैसे बैठा है तो ऐसे बैठा ही रहता है, सोच रहा है सोचता ही रहता है ना, कहीं भी बैठ के कुछ भी करने लगता है। मेडिकली उसको बता देंगे कि ही इज नॉट मेंटली फिट, इनको आप हॉस्पिटल में, आप अच्छे वाले चले जाओ अभी हॉस्पिटल में, आपको ना एडमिट कर लेंगे, कहोगे अभी चले जाओ, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कहेंगे एडमिट हो जाएगी। कोई प्रेग्नेंट लेडी नॉर्मल चली जाए और कहे कि ना मुझे थोड़ा अनइजी फील हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरे बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, देखिए हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एडमिट करेंगे, क्या करेंगे, आपको ग्लूकोज चढ़ाने लगेंगे और कहेंगे बच्चे की हार्ट बीट कम है और ये। तो मेडिकली आप अनफिट हो सकते हो उनकी नजर में, बट क्या आप लीगली अनसाउंड हो, ये जरूरी है। तो सेक्शन 84 बात करता है लीगल अनसाउंडनेस की, इसको ध्यान रखना, एकदम रट लेना। A person may be medically unfit, but it is not essential that he is legally unfit. He is legally unsound at the same time.
तो लीगल अनसाउंडनेस अलग बात है, मेडिकल अनसाउंडनेस, समझ रहे हो? तो मैं अगर ऐसा अजीब सा व्यवहार कर रही हूँ, मैं मेडिकली अनसाउंड हो सकती हूँ, बट लीगल अनसाउंडनेस हो मेरे अंदर ये जरूरी नहीं है। अब ये क्या डिफरेंस है भाई? लीगल अनसाउंडनेस के लिए क्या जरूरी है ये आपको सेक्शन 84 बता रहा है। क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस। भाई कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाय अ पर्सन, जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, हो एट द टाइम ऑफ डूइंग, जो वो एक्ट करते टाइम, इज by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. तो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना keywords कि if any person want to take the benefit of section 84 at the time of trial, prosecution ने कहा इन्होंने मर्डर कर दिया, आप कहो डिफेंस काउंसिल कहे कि सर मर्डर तो कर दिया बट ये व्यक्ति अनसाउंड था, ये नहीं जानता था इससे कोई व्यक्ति मर सकता है, तो the burden of proof will lie upon the defense counsel. He has to prove before the trial court that at the time of commission of that particular act he was unsound mind. क्या लिखा है? Incapable of knowing, मतलब at the time of commission of that act he was incapable of knowing the nature of the act. Nature of that act मतलब मैं चाकू मार रही हूं और मुझे नहीं पता ये चाकू मारने से किसी का पेट फट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, वो मर जाएगा। मैं किसी का गला दबाई जा रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि सफोकेशन होगा और इसकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो मैंने किसी का सर पानी में डाल दिया और मैं हंस रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी और इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये होता है इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, मुझे नहीं पता कि मेरे एक्ट का क्या नेचर है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा एक्ट रॉन्ग है। रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ दो चीजें लिखी है। रॉन्ग मीन्स मॉरली रॉन्ग, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये काम अनैतिक है। जैसे कोई पुरुष किसी महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट हर विल, तो दैट एक्ट इज मॉरली रॉन्ग ना एट द सेम टाइम, बट आई डोंट नो बिकॉज आई एम अनसाउंड माइंड, आई एम मेंटली अनसाउंड। एंड लीगल अनसाउंडनेस क्यों है? बिकॉज मुझे नेचर नहीं पता ये क्या है, ये मॉरली रॉन्ग है, एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी नहीं पता है कि ये कॉन्ट्ररी टू लॉ है। अब आप किसी पागल व्यक्ति ने किसी को चाकू मारा, उसको नहीं पता, अपने बेटे का ही गला काट दिया, उसको नहीं पता, ये एक्ट मॉरली भी रॉन्ग है भाई, अनैतिक भी है, साथ साथ ये कॉन्ट्ररी टू लॉ। आप किस कब मानोगे कि आपको नहीं पता कि ये कॉन्ट्ररी टू लॉ? बिकॉज एक्सक्यूज ऑफ लॉ तो होता नहीं है, आप ये तो कह नहीं सकते मुझे नहीं मालूम है। तो कब मानोगे कि मुझे नहीं मालूम है ये कॉन्ट्ररी टू लॉ था? तब मानोगे जब आपके एक्ट से ही लगे कि ये आपको जानकारी नहीं थी। जैसे आपने गला काटा और गला काट के आप सर लेके घूम रहे हो खुश हो के, आप जानते ही नहीं हो आपने मर्डर किया है और इसका पनिशमेंट मिलेगा, आप घूम रहे हो हर जगह, पुलिस भी आगे दिखा रहे हो। इट शोज कि आप इतने कैपेबल हो कि आप ना तो नेचर समझ रहे हो, ना कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हो, ना आपको डर है, ना आप जानते हो कि दैट एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। देन ओनली यू विल गेट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 84, अदरवाइज नॉट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनसाउंडनेस की डिफेंस कहाँ है, सेक्शन 84 में, और जितना डीप जाके हो सकता है मैंने उतना डीप जाके आपको समझाया। ठीक है, इसके एक कीवर्ड समझा दिए, आप इसको इस तरह से याद रखिए। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 84 में है। आप कितना भी डीप जाके, ये तो आपका बेस बना रहा है, आपको मेंस में भी आई थिंक बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से करिए। सेक्शन 84 जाना जाता है मैग्नॉटन रूल के नाम से। ओके, लिख लो इसको, मैग्नॉटन रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, मैग्नॉटन रूल। ठीक है, इसमें लीगल अनसाउंडनेस की बात की थी कि केवल मेडिकल अनसाउंडनेस से ही काम नहीं चलता, बल्कि अनसाउंडनेस मस्ट बी लीगल, और दैट लीगल अनसाउंडनेस सेम आपको सेक्शन 84 में मिलती है। देन आप आओ सेक्शन 85 पर, क्या कहता है? एक्ट ऑफ अ पर्सन। सेक्शन 84 समझ में आ गया? लीगल अनसाउंडनेस ठीक करके आओगे आप लोग, ना कि मेडिकल अनसाउंडनेस। अब देखो यहीं से रिलेटेड एक आध चीज और है, चलो वो मैं बताऊंगी आपको। हेलो हाँ जी मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस चली गई थी। मैंने कहा कि सेक्शन 84 जो है वो मैग्नॉटन रूल के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में बताया था कि केवल इट इज नॉट सफिशिएंट, मेडिकल अनसाउंडनेस इज नॉट सफिशिएंट, देयर शुड बी लीगल अनसाउंडनेस, और सेम रूल हमारे पास है सेक्शन 84 में। ठीक है, अब
मैम इसमें 2-3 लैंडमार्क जजमेंट हैं। एक असरुद्दीन केस वाला है, असरुद्दीन कौन वर्सेस सा किंग का है। कौन सा? असरुद्दीन का केस है मैम, हम्म असरुद्दीन वर्सेस बहुत किंग। ज्यादा तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, अक्सर करके आपसे मैग्नॉटन ही पूछा जाता है। पूछा गया है क्या अच्छा कहीं ये केस? मैम, पूछा गया है वो पीटी में कई बार। पीटी में कई बार पूछा गया है? हाँ कहाँ मुझे पर? स्टेट नहीं याद है मैम, लेकिन अच्छा पूछा गया है। अच्छा, अब थोड़ा भेजिए सा जरा मुझे केस, ग्रुप में भेजिए। ठीक है, ग्रुप में ठीक भेजिए है। इस केस को। ठीक है, वैसे पूछते नहीं है बहुत ज्यादा। असरुद्दीन वर्सेस असरुद्दीन वर्सेस किंग का केस था। हाँ, असरुद्दीन वर्सेस किंग 1948। इसमें जज का नाम पूछा था, रक्स बरो जस्टिस देखो ने अब मैं जजमेंट बताऊं दिया था। आपको, कई बार नहीं पूछा होगा, कहीं पूछ लिया गया होगा। ठीक है, देख लेना आप, कहीं पूछ लिया गया होगा। देखो ऐसे कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि एमपी में इस साल पेपर हुआ, कुछ केस लॉ ऐसे आ गए जिसको कभी नहीं सुना था। तो एक आधा केस लॉ हर एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, एक आध केस लॉ ऐसा मिल सकता है जो, अब जैसे जज का नाम पूछ लिया, ये बहुत ही एबनॉर्मल क्वेश्चन है, 1940 का, और उसमें जज का नाम पूछ लिया। जैसे कुछ केस है लाइक पाकला नारायण स्वामी, लीडिंग केस है, इसमें जज का नाम पूछते हैं। ठीक है, कुछ केसेस हैं जहां पर जज का नाम पूछते हैं, बट नॉर्मली जैसे इसमें पूछ लिया, तो एक आधा केस ऐसा आ जाता है हर एग्जाम में जहां पर पूछ लेगा और वो किसी को नहीं आ रहा होता, उससे मेरे फर्क नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर ऐसा केस कभी पूछ लिया गया होगा, हो सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट केस तो नहीं है। तो मैग्नॉटन, अब इससे रिलेटेड एक आधी चीज और है, चलो मैं पूछती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ रखा है। अब आप बताओ, रुचिका आप बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररेसिस्टिबल इम्पल्स? मैम जब एकदम ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन कोई देता है तो आदमी रेजिस्ट नहीं कर पाता है और वो कुछ एक्ट कर देता है जिसके लिए उसको डिफेंस मिलता है। उस 304 में चला जाता है मर्डर, 302 में पनिशमेंट नहीं मिलेगा उसे। इररेसिस्टिबल इम्पल्स यहाँ से क्या मतलब है 84 का? क्या मैम इररेसिस्टिबल मैं इम्पल्स? बताऊं, हाँ बताओ बताओ बताओ। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, जैसे स्पॉन्टेनिटी में अगर कोई चीज रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ये वाला जो है, जब मैक नॉर्टन वाला जो केस था उसमें ये चीज है हुई थी। बोलिए, हाँ, मतलब मतलब इस स्पॉन्टेनिटी में आप कोई रिस्पॉन्स कर देते हैं, वही एकदम होता है। एग्रेसिव तो होके। उसमें हाँ, नो डिफेंस हाँ, है, मतलब तो डिफेंस नहीं मिलेगा उसे। कोई इसमें डिफेंस डिफेंस नहीं है। होगा ये। हाँ यस, इसको आप लोग लिख लो, ये पूछा जाता है पीटी में। इररेसिस्टिबल इम्पल्स, इररेसिस्टिबल इम्पल्स, और इसमें आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिलता है। इररेसिस्टिबल इम्पल्स, आपने कुछ देखा एकदम से, आप एकदम गुस्से में आ गए और आप कंट्रोल नहीं कर पाए खुद को, और आपने वो स्पॉन्टेनियस एक्ट कर दिया, तो आपको इसमें कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफेंस तो यहाँ पर मेडिकल अनसाउंडनेस कन्वर्टेड इनटू लीगल अनसाउंडनेस का है। अच्छा आप चलो बताओ, डिलेरियम इम्पल्स का नाम सुना है? यस मैम। हाँ बताइए, क्या होता है ये? याद याद ये भी नहीं आ पूछा रहा जाता है, है, नाम कोई तो बात सुना नहीं। है। चलो और कोई? मैम डिलेरियम ट्रिमेंस हाँ बताओ। अ हाँ काइंड ऑफ, डिलेरियम ट्रिमेंस, ये हमें एक काइंड ऑफ मैडनेस होती है जो ज्यादा लिकर पीने से होती है, इलनेस हो जाती है मैम, केवल लीकर अल्कोहल, से ही होती है डिलेरियम ट्रिमेंस? हैबिचुअल मैम एक्सेस। मैं बताता हूँ, याद आ रहा है। एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज होता है जिसमें यस इल्यूजन टाइप का चीजें होती हैं। यस, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिसीज, जहां पर आपको एक इल्यूजन हो जाता है। क्या आपको सामने वाला व्यक्ति क्या दिखने लगेगा? क्या दिखने लगेगा? हो सकता है वो शेर मतलब वो दिखने लगेगा लगे, दैट ही इज गोइंग टू किसी को मर्डर यू, घोस्ट, तो आप किसी को घोस्ट समझने लगोगे, आप किसी को कोई हाँ शेर किसी को समझने वो लगोगे, आप किसी को कोई ऐसा डेंजरस समझने लगोगे जहाँ पे लगेगा कि भगवान मैं इसको मार दूं वरना ये मुझे मार देगा। ठीक है, हम्म तो ये सुभाष जो आपने बोला, इट मे बी अ कॉज, हो सकता है एक्सेसिव लीकर से आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाए, बट एक्सेसिव लीकर ही उसका फैक्टर नहीं होता है। मैम ये टर्म एक बार रिपीट कर दीजिए, हाँ बोले, डिलेरियम, डिलेरियम ट्रिमेंस। डिलेरियम प्रिमेंस। हाँ डिलेरियम ट्रेमेंस, ये पीटी में पूछ लेते हैं कि क्या डिलेरियम ट्रेमेंस के बेसिस पर डिफेंस मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा मैम, नहीं नो मिलेगा, डिफेंस। नो नहीं मैम डिफेंस, मिलता है, तो क्यों उसको नहीं मेंटल मिलेगा? डिसीज में मैम मिलता अगर है। मिलेगा मैम, प्रूव हो मिलेगा। जाता है तो मिलेगा। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ऐसी मेंटल, अब आप बताओ, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है ना ये चीज, तो मेंटल डिसीज है ना, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो डिलेरियम ट्रिमेंस मतलब आपको एक ऐसा मेंटल डिसीज हो गया है जिसमें ऐसा इल्यूजन आपके अगल बगल ऐसा रहता है, आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है, और ये अगर प्रूव हो गया मेडिकली, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपके कहने से नहीं होगा। अगर ये मेडिकल प्रूव हो गया कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम
ठीक है, delirium tremens, then he will get the defense. क्यों नहीं मिलेगा? वो तो उसके beyond है ना, उसकी तो कोई मेंस्ट्रिया था नहीं at the time of commission of the offense. लेकिन अगर आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो बट ऐसा था नहीं, देन नहीं मिलेगा, अगर है तो फिर मिलेगा। ठीक है, अब आप आओ सेक्शन 85। मैम दिस वाज मैम एक क्वेरी है, ये भी जो है मैकनॉटन वाले केस में ये इशू भी हेल्ड हुआ था ना, ये डिलेरियम का, डिलेरियम तो बोला तो सेम था मैकनॉटन केस से। यस, लेकिन इसमें बताना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मेडिकली प्रूव कर दिया, ठीक है, अगर आपने मेडिकली, और बहुत लॉजिकल से देखो, लॉ कभी भी लॉजिकल तो हो नहीं सकता। अब आप बताओ, आप किसी भी व्यक्ति को ले लो जो जिस बेचारे को इतनी मेंटल डिसीज नहीं समझ आता, तो आप क्या उसको पनिश करोगे? क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट था बट लैक ऑफ मेंस्ट्रिया था, उसने मेंस्ट्रिया तो फॉर्म कर ही नहीं पाया, तो आप उसको कैसे पनिश कर सकते हो? मेंटल डिसीज था। ठीक है, ओके, तो ये इसमें आ जाए। मैम वो अशीरुद्दीन वालों का जज का नाम बता देंगे क्या एक बार, और लिख लेंगे हम लोग अगर बाई चांस आ जाए। हाँ लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए। क्या है बताओ पवन, अगर आपके पास मेंशन है तो ये लोग भी लिख लेंगे। मैम एक्चुअली मैं नाम तो बता सकता हूँ, मतलब नाम जजेस का इस समय तो नहीं पता है, मैं देख के बता सकता हूँ आफ्टर कोई सम बात टाइम। नहीं, केस का नाम अशरुद्दीन वर्सेस किंग 1940। ग्रुप पे भेज हाँ, दीजिएगा। अशरुद्दीन वर्सेस किंग 1948 है मैम, 1948। ठीक है, आप गूगल कर लो, आप लोग को Yes, मिल जाएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक है, चलो। यस मैम, वो जज का नाम है रॉक्सबरो जस्टिस। रॉक्सबरो, ओके, लिख लो। रॉक्सबरो जस्टिस। और एक काम आप लोग और करो, और ये जो एक काम और Yes. करो कि आपको केस लॉस के लिए एक तरीका होता है। केस लॉस करने का तरीका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो और जितने भी केस पूछे गए हैं, ठीक है, केस लॉ का एक ही तरीका होता है, एग्जाम में केस लॉ गलत ना हो, जितने भी स्टेट आप कर सकते हो, आपकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि केस लॉ लीडिंग वही रहेंगे। आप कंसर्न जो स्टेट, जैसे आईपीसी पढ़ रहे हो, अब आईपीसी पे क्या करो, जितने भी स्टेट के हुए हैं क्वेश्चन, अब पेपर हुए हैं, उनमें से जो जो क्वेश्चन केस लॉस पूछे हैं उनकी लिस्ट बनाओ और अपने बैराक पर चिपका लो फ्रंट में ही, कि आईपीसी के यही, और वही रिपीट होंगे, वही बार बार रिपीट होंगे। फिर लीडिंग केस को छोड़कर, लीडिंग केस कितने ही होते हैं, वही केस रिपीट होंगे, तो आपके केस लॉस गलत नहीं होते हैं। यही तरीका है अनसॉल्व लॉ सिंगल्स का, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे स्टेट्स के होंगे। और वहां से आप क्या करो कि जो भी केस लॉ पूछे गए हैं उसको लाओ, लिखो, मेंशन करो और लिख लो ये इस केस का, ये इस केस का है। तो आप पीटी में जाओगे ना तो आपकी केस लिस्ट तैयार है और वही केस रिपीट होते हैं बार बार। तो केस लॉ करने का यही बेस्ट तरीका है। एक क्वेश्चन है आपसे, ये सिंगल में मैम बहुत गलतियां हैं, कई जगह तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन मान लिया है, तो कौन सी बुक प्रेफर करें पीटी के लिए? यूनिवर्सल ले लो, यूनिवर्सल अच्छी होती है, बहुत यूपी अच्छी के लिए स्पेशली मैम। यूपी स्पेशली नहीं, आप कहीं किसी भी स्टेट पे जाओ उसको करके, ठीक है। अच्छा, आप यूनिवर्सल लो, बहुत उसमें नए क्वेश्चंस भी होते हैं और अच्छा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, एक एक हर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया, फिर उसके एमसीक्यू दिए हैं। यूनिवर्सल काफी मोटी सी आती है, मेरे पास है, एक सेकेंड, ये देखो रखी हुई है मेरे पास अभी। लेक्सस नेक्सस की है ना मैम? हाँ, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन, ये हाँ, ये काफी ये है, काफी मोटी है ये, और इसमें बहुत सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और उसके बाद हर सब्जेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद उसके एमसीक्यू दिए हुए हैं। ये बहुत बढ़िया है, आप इसको देख लीजिएगा, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, लेटेस्ट वर्जन ले लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले, बहुत बढ़िया बुक है। चलो मैम, और हिंदी मीडियम के लिए? हिंदी मीडियम के लिए तो घटना चक्र के अलावा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, है ना, वही मिलता है हिंदी मीडियम में, कहाँ बहुत कुछ है हिंदी मीडियम में, घटना चक्र ही है, उसी को लगाइए, ठीक है, घटना चक्र। अब हम लोग कल करेंगे, टाइम भी हो गया, ठीक है, और बाकी का हम लोग, क्लास सबको समझ आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम एक रिक्वेस्ट है मैम। हाँ मैम 8 बजे से शुरू कर सकते हैं क्या? क्लास 8 बजे से? यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके बच्चों की भी क्लास चलती है और सबकी, तो वो बोले हैं कि मैम 8:30 कर लीजिए, ना पहले वाले क्लास कोर्स 8 बजे का ही रखिए मैम, क्योंकि मेरी खुद की क्लास होती है मैम 7 बजे से 8:30 बजे तक, तो मैं तो मैम। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और है आपसे, हाँ, ये सेक्शन 81 में जो नेसेसिटी है, इस पे 2 मैक्सिम्स है मैम, तो मैक्सिम इंपॉर्टेंट है? लिखवा देंगे, इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है बट मैं लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं खुद ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कल लिखवाएंगे जो जो पॉइंट जरूरी है, आज तो बस मैंने समझाया ही है,
ठीक है। कल मैं पॉइंट आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम शुरू की क्लासेस मेरी मिस हो गई थी, मैं देर से उठा हूँ तो 10-15 मिनट आधे घंटे क्लास चली गई है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो मैम पहले जो आपने बताया वो कैसे होगा? रिकॉर्डिंग दे दूंगी मैं आपको, सेंड कर दूंगी पर्सनल। ठीक है, ठीक आप है। उसको सुन लीजिएगा। पासवर्ड बहुत केयरफुली इस्तेमाल करिएगा, जब भी जिसको किसी को भी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, फुल स्टॉप कहाँ क्या लिखा है, वरना वो ब्लॉक हो जाएगा। एक बार ना खुले तो दोबारा वही पासवर्ड मत डालना, ध्यान से समझ के डालिएगा। 3 बार गलत पासवर्ड डालोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और 8 बजे की क्लास कितने लोग चाहते हैं? नहीं मैम मैम प्लीज। नहीं मैम मैम 8:30 का ही रखिए मैम। 8:30 ठीक है मैम। 8:30 का मैम रखिए, ठीक है। 8:30 है ना, 8 बजे में दिक्कत थी लोगों को, इसीलिए तो मैंने 8:30 किया है क्लास। मैम एक्चुअली आज तो मेरा ऑफ है, लेकिन फिर ऑफिस जाना रहता है तो सेकंड 9:30 पौने 10 सैटरडे निकलना रहता है। हाँ। पौने, तो आप क्या करा करना फिर, वो 15 मिनट की क्लास थोड़ा, या ऐसा कर लें क्या, हम लोग 8:30 से पौने 10 ही कर लें, जिन लोग का ऑफिस है। 3 महीने 10 दिन है, आराम से हो जाएगा, मैंने पूरा टाइम लिया। हाँ, पौने 10 तक कर लें, किसी का हाँ नुकसान भी मैम नहीं। टाइम का चलेगा, मतलब आप जल्दी निपटा दोगे 8:30 से चलेगा। पौने 10 कर लें। पौने 10 कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग ऑफिस वाले भी आराम से करें। ठीक है, ओके, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। यू।